अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। जी। आज हम सोर्सेज के जरिए देख रहे हैं रशिया का वो बड़ा जवाब जो यूक्रेन पर हमले की सूरत में आया। मतलब यूक्रेन की कार्रवाई के बाद, लेकिन इसका स्केल वो काफ़ी बड़ा था। बिल्कुल, सोर्सेज बता रहे हैं कि रशिया ने आप देखें 400 से ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो 407 तक बता रही हैं। 400 से ज़्यादा? हाँ, और इसमें ख़ास तौर पर वो ईरान के बने शाहिद ड्रोन्स थे। ये वही हैं जो मतलब सस्ते पड़ते हैं और झुंड में अटैक करते हैं। अच्छा। और सिर्फ ड्रोन्स नहीं, साथ में लगभग 44 अलग तरह के मिसाइल्स भी दागे गए, क्रूज भी, बैलिस्टिक भी। तो इसमें क्रूज मिसाइल्स भी थे जो नीचे नीचे उड़ते हैं और बैलिस्टिक भी जो ऊपर से सीधा नीचे आते हैं। हाँ। और एक हैरानी वाली बात ये भी है कि नॉर्थ कोरिया के KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल भी वो कंफर्म हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ मतलब हथियार मिलना नहीं है, एक तरह से ये रशिया के जो ग्लोबल कनेक्शंस बदल रहे हैं, शायद उसका भी इशारा है। सही। और ये हमला देखिए सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक महदूद नहीं था। सोर्सेज के हिसाब से यूक्रेन का हर हिस्सा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब निशाने पे थे। पूरा यूक्रेन? हाँ, तो ये एक तरह से यूरोप और नाटो को भी पैगाम था कि भाई आप लोग भी रशिया की रेंज में हैं, दूर नहीं है। और जो शुरुआती खबरें हैं उसमें कम से कम 6 लोगों की मौत की बात है। प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान हुआ है। डिटेल्स तो अभी आ ही रही हैं, लेकिन एक चीज जो इस हमले को और भी मतलब खतरनाक बना रही है वो रशिया की स्ट्रैटेजी है, जिसे डबल टैप कहा जा रहा है। जी, ये डबल टैप टैक्टिक जो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं ब्रूटल है। इसका मतलब ये है कि पहले एक जगह हमला करो और जब लोग वहाँ बचाने के लिए आते हैं, जैसे रेस्क्यू वर्कर्स हो गए या आम लोग भी, तो उन पर दूसरा हमला कर दो। अच्छा, मतलब पहले अट्रैक्ट करो फिर हिट करो। बिल्कुल, इससे जान का नुकसान बहुत बढ़ जाता है और लोगों में खौफ भी उस ज्यादा फैलता है। तो ये सिर्फ बदला नहीं है, एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह भी इस्तेमाल हुआ। तो फिर इस बड़े हमले के पीछे रशिया का मकसद क्या था? एक तो हाँ, बदला साफ नजर आता है। यूक्रेन ने रशिया के अंदर अटैक किया था। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 10-12 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हुए। हाँ, हालांकि यूक्रेन का दावा तो 40 का था। हाँ, 40 का था। तो ये सीधा पुतिन की इमेज पर भी एक तरह से अटैक था। बदला तो एक वजह थी बिल्कुल, लेकिन टाइमिंग भी वो इम्पोर्टेंट है। इस्तांबुल में पीस टॉक्स वो होने वाली थी। अच्छा हाँ, तो ऐसा लगता है कि रशिया चाहता था कि बातचीत के टेबल पर आने से पहले यूक्रेन का मोराल वो पूरी तरह तोड़ दिया जाए, उनको कमजोर पोजीशन में लाया जाए। और ये जो लगातार हमले हो रहे थे, इससे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको थकाना भी एक मकसद हो सकता है। मतलब एग्जॉस्ट कर देना। इस पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का रिएक्शन काफी सख्त था। उन्होंने सीधा रशिया पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाया। कहा कि भाई जानबूझकर सिविलियन टारगेट्स जैसे मेट्रो स्टेशंस, एनर्जी प्लांट्स, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जी। उनका पॉइंट ये था कि हमने तो मिलिट्री टारगेट्स हिट किए थे, लेकिन रूस वो सिविलियंस को मार रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस्तांबुल में पीस टॉक्स की बात आई, तो वहाँ जो डिमांड्स रखी गई, उनसे मतलब असलियत और ज़्यादा साफ हो जाती है। यूक्रेन ने क्या मांगा? 30 डेज का सीज फायर, कैदियों और बॉडीज का एक्सचेंज, नेटो से सिक्योरिटी गारंटी और जो कब्जे वाले इलाके हैं उनकी वापसी। ठीक है। रशिया ने ये सब मतलब रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये 30 दिन का सीज फायर तो यूक्रेन को दोबारा हथियार जमा करने का मौका देगा। तो रशिया की अपनी डिमांड्स क्या थी? वो तो शायद काफी सख्त होंगी। बहुत ज्यादा सख्त। उन्होंने कहा सीज फायर तभी होगा जब पूरी दुनिया क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया को रशिया का हिस्सा मान ले। पूरे 4 इलाके? हाँ, और यूक्रेन में रशियन ज़बान को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। यूक्रेन कभी नेटो या किसी भी मिलिट्री ग्रुप में शामिल ना हो, अपनी फौज कम करे और सबसे बड़ी बात, रशिया पर लगी सारी इंटरनेशनल पाबंदियां हटा दी जाएं। ये तो निगोशिएशन कम अल्टीमेटम ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, ये डिमांड्स बेसिकली ये दिखा रही हैं कि रशिया समझता है कि फिलहाल मैदान जंग में उनका पलड़ा भारी है और वो इसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील करना चाहते हैं। सोर्सेज कहते हैं कि ये डिमांड्स ऐसी हैं जो शायद तभी पूरी हो सकती हैं जब रशिया जंग में बिल्कुल जीत के करीब हो। कुछ सोर्सेज वो यूक्रेन की लीडरशिप पर भी कमेंट कर रहे हैं
एक सोर्स के मुताबिक शायद ज़ेलेंस्की अपने देश की जो ज़मीनी हकीकत है उससे ज़्यादा अपनी इमेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और उनके डिफेंस मिनिस्टर रुस्तन उमेरोव, उन पर भी इल्ज़ाम है कि वो बस ज़ेलेंस्की की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ, और यूरोप के रोल को भी कुछ सोर्सेज ने थर्ड डोज कहा है, मतलब जो लड़ाई को हवा देता है पीछे से। अच्छा, बात ये भी है कि एक सोर्स ने याद दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अगर यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया तो रशिया इसका बड़ा जवाब देगा। उनकी प्रेडिक्शन थी ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया के इस बड़े हमले ने मामले को और उलझा दिया है। पीस टॉक्स वो तो डेडलॉक का शिकार लग रही हैं, क्योंकि रशिया की डिमांड्स इतनी सख्त हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं लगता। जी बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इन हालात में मजबूर होकर कुछ डिमांड्स मान लेंगे या ये जंग और लंबी खिंचेगी? इस्तांबुल टॉक्स का फ्यूचर क्या है, ये देखना होगा। ये थे इस मामले से जुड़े कुछ अहम पॉइंट्स, जैसा कि हमारे सोर्सेज में बताया गया है। रिसर्च बाय हैदर हसन।